Uncut celebrates these bonds with India and brings to you the stories of India's brave hearts. Powered by Bonds India, India's first SEBI-registered OBPP platform, safe and secured investments transactions via NSE BSE. मैंने अपनी टांग अपने ऊपर सामने कूदती हुई देखी थी, तब मुझे नजर बेहोशी की में आ गई। अपनी बॉडी, मेरी बॉडी 3 साल तक तो मेरे पैर को मानती नहीं थी कि इसकी पैर कटा हुआ है। मेरे यहाँ लगी, मेरे को पता ही नहीं चला कि तेरे को कुछ हो भी गया। तो उस समय एक्चुअली मेरी उस समय शादी होनी थी। उसके करीब 15 दिन भी नहीं रहे, 15 दिन बाद मेरी शादी होनी थी। उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर उस समय फ़ोन भी नहीं होते थे, उस समय फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी, तो सब आ गए थे उस दिन घर में, पर मैं उस समय हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। सच्चाई तो है कि मैं डिसेबल हूँ, पर मैं एबल हूँ। लगता नहीं कि मैं डिसेबल हूँ। मैं एक इंस्ट्रक्टर से एक डिसेबल सोल्जर हो गया। मैंने इस डिसेबिलिटी को अपने शरीर पे हावी नहीं होने दिया। Martyr dies once only, whereas war disabled has to die every day. जब जंग होती है तो नुकसान भी होता है, जान का भी और माल का भी। कुछ हैं जिन्हें शहादत देनी पड़ती है, मरणोपरांत उन्हें सम्मान से नवाजा जाता है। लेकिन उनका क्या, जो इस जंग में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं? उन्हें सेना से कार्यमुक्त कर दिया जाता है। वो फिर कभी सेना में अपना अप्रतिम शौर्य दिखा ही नहीं पाते हैं। फिर तो हमेशा हमेशा के लिए उनके नाम के साथ वॉर वेटरन का तमगा लग जाता है और इसी के साथ उन्हें जीना पड़ता है। ये कहानी है उन्हीं वॉर वेटरन्स की। मैं 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जख्मी हुआ था और फौज से 100% डिसेबिलिटी के बाद निकाल दिया गया। मेरा सेना का अनुभव है, एक गोली एक दुश्मन। सेना में सोल्जर को सिखाया जाता है एक गोली के साथ एक दुश्मन खत्म होना चाहिए। ये ट्रेनिंग का मेन मुद्दा है। आर्मड फोर्सेस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव, बहुत कुछ देखा है हमने इसमें। हमने जो है कई ऐसे इंसिडेंट भी देखे हैं जहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती है और इससे अच्छा कोई किसी भी एक नागरिक को, देश के नागरिक को अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जिससे वो देश की सेवा कर सके। 30 अक्टूबर 1971 हमें, जो मेरी इन्फेंट्री बटालियन था, उसको टास्क मिला हुआ था। तो हम अटैक कर रहे थे। एक जगह है तेली खाली जो पोस्ट है उसको कैप्चर करना था, उसको खाली कराना था। वहाँ पे अटैक करने के लिए जब ऑर्डर मिल रहे थे तो सारे कंपनी कमांडर चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूँ। तो मेरे से पूछा गया, तो मैंने कहा जो कंपनी लीड करेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। तो पहले एक कंपनी गई, उसके बाद दूसरी कंपनी बदला। जब दूसरी कंपनी बदला तो हम दल में, स्टार्ट लाइन पे दलदल में थे, बहुत दलदल थी वहाँ पे। तो उस दलदल में जब चल रहे थे तो मेरा जो ORA है, जिसको कहते हैं रेडियो ऑपरेटर, वो मेरे आगे चल रहा था। मुझे नहीं पता था, मैंने ध्यान नहीं किया, वो आगे चल रहा था। और उसने आके मुझे कहा कि साहब देखो, मेरी छड़ी पे गोली लगी है और मेरी छड़ी टूट गई है। तो मैंने उसको साइड में आगे, तो आगे क्यों चल रहे हो, साइड पे आओ। तो साइड पे आते उसको गोली लगी और वहीं पे ढेर हो गया। उसका नाम था ORA पांडुरंगन। पांडुरंगन के डेथ के बाद एक गोली, इस तरह मुझे भी गोलियां लगी। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में मैं RCL गन का इंस्ट्रक्टर था। जो 106 बॉर्डर पिक्चर में जो जीप पे गन दिखाई है उसका मैं मास्टर था। वो गन रेंज के ऊपर फायर कर रही थी 9 FFA 9 फील्ड फायरिंग रेंज एरिया, जहाँ पर दुश्मन पे टारगेट में फायर करते हैं, ऐसे ही उस रेंज के ऊपर फायर करना था। उस गन के अंदर 9:15 के अंदर
तीसरा राउंड लोडर गन पर फायर कर रहा था और मैं ऑर्डर दे रहा था। गन का ब्रिज के अंदर एकदम धमाका हुआ और ब्रिज ब्लॉक फट गया। जो मैं बाईं तरफ 10 मीटर दूर पे बैठा था वो मेरी टांग पे लगा और मेरी टांग को अलग कर दिया। 30 अगस्त 1999 ऐसी ही एक पहाड़ी और थी साइड में। रात के 11 बजे जो जवान ड्यूटी पे थे वो ड्यूटी पे थे और जो बाकी थे वो अपने आराम कर रहे थे ज़मीन के नीचे बंकर में। जिसको बंकर नहीं मिले वो पत्थरों की आड़ लेके आराम कर रहे थे। उन्होंने फिर फायर खोल दिया। फायर जैसे यहाँ से 500 गज आगे चल के इतनी दूर से फायरिंग स्टार्ट किया था। इधर से फायर आए, इधर गिर रहे, इतनी दूर से फायर स्टार्ट किया और धीरे धीरे, अब पता नहीं उनका आदमी कोई चोटी पे बैठा था या क्या, उन्होंने डायरेक्शन देता रहा कि भाई अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, फायरिंग इनके ऊपर। हमारे ऊपर जब उनके फायर गिरने लगे तो हम 6 आदमी थे। अब 6 आदमी थे तो 2-3 फायर तो गिर गए इधर उधर। अब जब 2 फायर इकट्ठे आए, अब इकट्ठे आने के बाद अब आरटी का घोड़ा तो सब कुछ उड़ा देता है। इतना भारी होता है, इतना लंबा होता है। अब वो वहाँ के फटा, फटते ही उसने तो उड़ा दिया सब कुछ। मेरे यहाँ लगी, एक के यहाँ लगी, एक का ये आधा हिस्सा उड़ गया और ये उड़ गया। 2 के यहाँ लगी, इस जगह पर छाती उड़ गई, एक के यहाँ लगी। तो अब जिनके जो छाती में लगी या पेट में लगी, जिसके पेट में लगी वो तो सब कुछ अड़ंगा बाहर आ गया, पेट का आंत वगैरह। जिसके छाती में लगी वो उसका तो फेफड़े फाफड़े सब कुछ फट गए। सिर्फ 10-10, 15-15 मिनट जिंदा रहे थे वो। जब मैं मेरी पेट्रोल को लेकर के वापसी आ रहा था तो ये मेरा जो कंपनी था, ये डेल्टा कंपनी, ये जो है ज़्यादातर रोड ओपनिंग ड्यूटी करता था क्योंकि ये रोड के ऊपर था। और रजौरी से जितने भी हमारे आर्मी के ट्रुप्स जो जाते थे थाना मंडी या वापसी आते थे, तो हमारा मेन काम ये होता था कि उनको प्रोटेक्शन देना और उस रोड को क्लियर रखना, सो दैट हमें जितनी भी कॉलम्स हमारी आर्मी की थी वो निकल सकती थी। तो रोड पे होने की वजह से ये बड़ा स्टैटिक एक पॉइंट था जिसमें हमारा पोस्ट था। और शाम के वक्त जब हम वापसी आए कैंप में आने के बाद में हम जैसे ही घुसते ही उन्होंने जो है कैंप के ऊपर एक सुसाइड अटैक उन्होंने लॉन्च किया, सारे आतंकवादियों ने। और उस अटैक के अंदर उन्होंने जो है पीका फायर किया और साथ के साथ में ग्रेनेड लॉन्च किए उन्होंने। और फायर फाइट काफ़ी चली है, तकरीबन 2-2.5 घंटे। और उसी के दौरान जो है मुझे भी ग्रेनेड जो लॉन्च किया था उसके स्प्लिंटर्स मेरी बॉडी में लगे हैं, जो कि एक मेरे ब्रेन में भी है, जो मेरे यहाँ आँखों से गया है, 3 सिर में है। 7 अप्रैल 2007 को हम रजौरी से फेंस के लिए निकल रहे थे। आगे बॉर्डर की तरफ फेंस होती है, फेंस पाकिस्तान बॉर्डर से पहले फेंस पे, तो फेंस के लिए निकल रहे थे। तो 6 तारीख को शाम को हमारी तैयारी कर ली थी, पूरी गाड़ी लोड कर ली थी। 7 तारीख को हम ऊपर चढ़ रहे थे कानवाई के साथ में। कानवाई होती, गाड़ियाँ एक साथ चल के ऊपर फेंस के लिए निकल रहे थे। तो आधे रास्ते में करीब बीजी मेंढर से 2-3 किलोमीटर पहले गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी काफ़ी नीचे चली गई, खाई में चली। मैं वहीं बेहोश हो गया था, मेरे को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मैं उधर ही बेहोश पड़ गया था। मुझे वहाँ से आरएपी में भेजा गया। आरएपी से मुझे फील्ड हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उन दिनों में डेड बॉडी घर में नहीं आती थी, वहीं पे उसको जला देते थे।
उसके बाद में जो 3 किलोमीटर पीछे एम्बुलेंस रहती है, वहाँ से डॉक्टर और नर्सिंग असिस्टेंट आए। उन्होंने मेरे जो ब्लडिंग निकल रहा था उसकी रस्सी बांधी बची हुई टांग के, और मुझे हॉस्पिटल ले गए। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में 7 किलोमीटर था। वहाँ पर जाकर मैं बेहोश हो चुका था। मुझे मेरे ब्लड के अंदर से पूरा खून निकल चुका था, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। मेरा शरीर का कोई अंग नहीं हिल रहा था। एक डॉक्टर साहब राम किशन गुप्ता थे, वो अनेस्थेसिस्ट थे जो बेहोश करने वाले होते। उन्होंने मुझे हाथ लगाया, मेरा एकदम सर हिल गया। अरे बोला जेसीओ इज 95% डेड। लेकिन मेरा दिमाग कर रहा था मैं जिंदा हूँ, और मेरा सर उनके कंधे के लग गया। तो उसने जो कमांडेंट मऊ स्कूल उसके अस्पताल के थे, उनसे कहा भाई ये तो जिंदा है, आप इसको ऑपरेशन थिएटर में लीजिए। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए 9:25 पे सुबह। शाम को 4 बजे होश आया मुझे। मेरी टांग अलग कर दी गई और सिलाई कर दी। तो मेरा नंबर लगा हुआ था, मुझे आग में फेंकने वाले थे। तो अचानक मेरा हाथ हिला और एक वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर जो हमारे फील्ड हॉस्पिटल में थी, उनको टच किया और उन्होंने समझा कि उन्होंने मुझे अपनी दूसरी कोलीग नर्सिंग ऑफिसर को बुलाया। नर्सिंग ऑफिसर ने मुझे चेक किया और उसने डिक्लेयर किया कि मैं ज़िंदा हूँ। तो वहाँ पे उस समय मेजर माथुर होते थे हमारे ऑफिसर इंचार्ज वहाँ पे फील्ड ऑफिसर और हॉस्पिटल ने। उन्होंने मुझे ट्रिकॉस्टमी ट्यूब दे दी, उसको कहते हैं ट्रिकॉस्टमी कर दी उन्होंने मुझे। उसके बाद अपने कमांड हॉस्पिटल गुवाहाटी में भेज दिया गया, जहाँ पे मैं एक बार फिर मरता मरता बचा, क्योंकि वहाँ के एक नर्सिंग ऑफिसर ने मुझे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दी। कहानी मेरी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब डॉक्टरों ने मेरा एक्सरे किया, 3 टुकड़े यहाँ भी है, ये बाजू पर नहीं हो रही है। इधर से दिखाता हूँ कि आप ये देखो, दिखाई दे रहे 3 निशान। जो ये निशान है, इसमें से इतना बड़ा टुकड़ा अंदर घुस गया। और वो टुकड़ा आज भी मेरे इस जगह पर अंदर है। आईसीयू में करीब 20-25 दिन आईसीयू में मैं रहा हूँ। मेरे को याद है, थोड़ा बाद में मेरे को ध्यान आने लग गया था। तो मेरा पैर भी खराब, बाद में देखा मेरे पाँव पे फिक्सेटर लगा हुआ, मेरे कमर में ऑपरेशन हो रखा, काफ़ी मतलब हाथ ठीक थे, बस सर में हेड इंजरी था, मेरे को दर्द हो रहा था सर में, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस समय एक्चुअली मेरी उस समय शादी होनी थी। उसके करीब 15 दिन भी नहीं रहे, 15 दिन बाद मेरी शादी होनी थी। उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे घर में पूरी तैयारियां होती, गांव में उत्तराखंड में मेरी शादी होनी थी। गांव में मेरे घर में पूरी तैयारियां हो रखी थी, पर उस समय फ़ोन भी नहीं होते थे, उस समय फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी। तो सब आ गए थे उस दिन घर में, पर मैं उस समय हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कंडीशन हुआ। मैं उस समय मेरे को होश भी नहीं थी जिस दिन मेरी शादी होनी थी। तो उसके करीब 1 साल बाद मेरी शादी, 1-1.5 साल बाद शादी हुई। उसी लड़की से शादी हुई मेरी। उसी लड़की से मेरी शादी हुई। लड़की ने बोला था कि मतलब मेरे को शादी वहीं करनी है, जहाँ जो मेरी किस्मत में है, जो होना है होगा, बस ये करके। रात को 10 बज गए, मेरी ट्रेन बुक थी घर आने के लिए छुट्टी पे, और मैंने तमाम चीज़ें अपने घर के बारे में सोची हुई थी, मिठाई खरीदी हुई थी। और सुबह 9:25 पे जब वो हादसा होने के बाद में मैं एकदम देखता रहा, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। और वो जो जीवन आप जो बता रही हैं उससे पहले का, वो मैं सपन में देखता रहा। मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैं एक डिसेबल अपंगता की श्रेणी में आ गया।
और मेरे यहाँ लगी, मेरे को पता ही नहीं चला कि तेरे को कुछ हो भी गया। अगर लग भी गई तेरे को, क्योंकि कपड़े ही इतने पहन रखे थे, वो महसूस ही नहीं हुआ। नीचे ठंडी बनियान, ऊपर गर्म बनियान है, उसके ऊपर गर्म कमीज़ है, उसके ऊपर गर्म जर्सी है, जर्सी के ऊपर गर्म कोट, ठंडा कोट है, ठंडे कोट के ऊपर गर्म कोट है। इतने तो कपड़े पहन रखे थे, फिर भी सबको पाड़ के अंदर घुस गए। अब ये आपको दिखा देता हूँ, ये बात जो देखो, अच्छा जो ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्सा जैसे इधर सिलाई करने लगे, सिलाई नहीं हुई डॉक्टरों से। फिर यहाँ से चमड़ी लेके, इधर से भी इधर से भी, दोनों साइड से चमड़ी लेके जब ये लगा रखी। गोली लगती है, पता ही नहीं लगता, या दर्द हुई नहीं होती, दर्द नहीं होती, या तो पता बाद में पता लगता है खून निकल रहा है, तब पता लगता है। गोली जब लगती है उसमें कोई दर्द नहीं होती, सच्चाई है। मुझे दर्द कोई पता नहीं लगा, जब गोली लगी मुझे तो मुझे नहीं पता लगा कि दर्द हो रही है। मुझे फार देना था, मैं फार का मुंह खोल रहा था, तो मेरे टेक्निकल टीए असिस्टेंट जो टीए ने, जो टेक्निकल असिस्टेंट है, उसने कहा सर आपका तो खून निकल रहा है, आपका तो मेरी ज़बान मुझे कट के नीचे गिर चुकी थी। तो मुझे तब पता लगा जब उसने बताया कि मुझे गोली लग चुकी है। मुझे नहीं पता था कि गोली लगी हुई है। अभी क्या है, आप दिखा भी सकते हो तो दूसरा आदमी इसको, ये बेल्ट बंधी हुई, ये आर्टिफिशियल पैर है, ये मेरे बेल्ट बंधी हुई है, ये अबाउ नहीं एम्पुटेशन है, यहाँ से कटी हुई। और 1 मिनट अब ना, जैसे अभी इतना दिखा दिया तो आपको 1 मिनट ना मैं और दिखाता हूँ। ये आर्टिफिशियल पैर की फोटो लीजिए आप, एक आदमी किस लेवल से कैसे रहता है। ये मेरा बचा हुआ पैर है जो 48 टाके है, 48। ये 7 इंच पैर बचा हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं है बेटा जीवन में, संघर्षी जीवन है, संघर्षी जीवन है नौजवान। कारगिल की लड़ाई से लगा के और 1 साल तक का जिस दिन मेरे को चोट लगी, उस दिन सुबह 5 बजे हमें उठाया गया। रात को 11 बजे चोट लगी, सुबह 5 बजे उठाया हमें। कौन आएगा, बम गिर रहे, मरने के लिए दूसरा कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अपनी जान बच रही है तो सब कुछ है। अब जहाँ चारों तरफ बम गिर रहे हैं और कोई आदमी बीच में पड़ा है, तो और आप कहीं साइड में खड़ी हो या बैठी हो, तो आप सोचोगे बोले इसको गिर लेने तो बाद में बचेगा तो उठा लेगा, नहीं ख़त्म तो है ही। तो हमारे साथ भी यही हुआ था, हम भी मरे हुए घोषित कर दिए थे सुबह 5 बजे। बोला ये जिंदा नहीं है, भी इनको गिरो। जब मैंने पानी मांगा था उनसे, मैं पानी पिला दो उनको। जब उन्होंने कहा, बोला भाई ये बंदा जिंदा है, इसको उठाओ, तब मेरे को लेके गए दूसरी जगह स्ट्रेचर पे। वहाँ फिर डॉक्टर ने मलहम पट्टी की, फिर स्ट्रेचर पे लादा, फिर तीसरी जगह लेके आए। वहाँ के मेरे को फिर डॉक्टर ने मलहम दवाई वगैरह की। वहाँ के मेरे को चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद स्पेशल हेलीकॉप्टर आया मेरे लिए, आर्मी का, अकेले के लिए। आर्मी का चेतक बोलते जिसको, बड़ा हेलीकॉप्टर। उसमें बस अब पायलट कहने लगा, बोले भाई रण सिंह कौन है? उन्होंने कहा हाँ सर। बोला आपको चलना है सेक्शन हॉस्पिटल। मैं कि साहब मैं तो देख ऐसा है, आपको जल्दी है तो जा सकते हो, मैं तो पहले चाय पीऊँगा, उसके बाद बीड़ी पीऊँगा और फिर चलूँगा।
अब सबको पता था कि भाई ये चाय ज़्यादा पीता है। पहले मेरे को चाय बनाई, चाय पिलाई, फिर बोला भाई इसको बीड़ी भी लगा के दो, बीड़ी जला के दी। जब फिर मेरे चाय पी ली, बीड़ी पी ली, फिर पायलट कहने लगा, बोला भाई अब तो हो गया। मुख हाँ अब हो गया। बोला अब तो चले मुख चल। सेना के अंदर रहते हुए मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। सेना से पेंशन आउट होने के बाद में मुझे दिक्कतें आई। वो हरियाणा गवर्नमेंट के राज्य सैनिक बोर्ड ने मुझे बैटल कैजुअल्टी एक्शन में शामिल नहीं किया। राज्य सैनिक बोर्ड ने मुझे बैटल कैजुअल्टी एक्शन में शामिल नहीं किया। मुझे एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए था, जो ग्रांट, वो नहीं दी गई। उसके बाद में मैंने केंद्रीय राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लगाव किया। उन्होंने मुझे बता दिया जो राज्य का अधिकार है वो राज्य देगा, जो केंद्र के अधिकार है वो केंद्र देगा। तो मुझे केंद्र से डिसेबिलिटी व्हीकल, जो स्कूटर के दो साइड में सपोर्टिंग टायर लगते हैं, वो दिया गया आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू, जिससे कि मैं 1-2-5-4 किलोमीटर तक आना जाना या घर का रूटीन करना, वो मैं आराम से काम कर सकता हूँ। वो मुझे भारतीय सेना ने आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से मुहैया कराया गया। बाकी समय समय पे मैं बैंक वगैरह में जाता हूँ तो लाइन में लगता हूँ। वहाँ पर ये सुविधा नहीं है कि भाई डिसेबल है, इसको लाइन में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। मैं आर्मी हॉस्टल में जाता हूँ तो वहाँ लिखा हुआ बैचलर क्वालिटी की प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मिलती है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी मिलती। उसके बाद में ECH के अंदर दवाई मेडिसिन लेने जाता हूँ तो प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन जब भी कहीं कोई अधिकारी ना हो और पेशेंट ज़्यादा हो तो नहीं भी मिलती है। तो इन अनुभवों से मेरा जीवन सुदृढ़ हो गया। अगर मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है। जो 62 में चाइना और भारत का युद्ध हुआ था 62 में, उसमें हमारी यूनिट यानी कि मेजर शैतान सिंह की कंपनी, जिसमें 135 आदमी थे, चाइना के साथ भिड़े हुए थे। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर, रजांगला पहाड़ी पर। तो उस टाइम पे इतना वो उस टाइम साधन तो था नहीं, ना इतनी गोला बारूद थी, ना आने जाने का इतना साधन था। और चाइना के पास तो वैसे ही जनता ज़्यादा है। हमारी बारूद, हमारे गोले बारूद ख़त्म होने के बाद उनके 350 आदमी मारे थे, हमारे कुल 120 आदमी हुए थे, जिसमें हमारे मेजर शैतान सिंह भी थे। फिर उनके पीछे से रसद आई, मतलब सहायता, उन्होंने फिर हम पर अटैक किया। हमारे कुल 8 आदमी बचे, 120 में थे, कुल 112 ख़त्म हो गए थे, जिनमें मेजर शैतान सिंह भी शामिल था। और वो लड़ाई लड़ी गई थी ये रजांगला पहाड़ी पर। इसलिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र विजय मिला। और हमारी यूनिट में 18 नवंबर 1962 को जिस दिन ये लड़ाई हुई, उस दिन का दिन आज भी हमारी यूनिट मनाती है कि हमने चाइना के साथ इतना भयंकर युद्ध किया, बगैर अम्निशन, बगैर हथियार और बगैर क्लोथिंग के, इतनी ऊंचाई में ठंड से। लेफ्टिनेंट कर्नल BS सहरा थे उस जमाने में मेरे कमांडिंग अफसर। उन्होंने मुझे सेल्टर अपॉइंटमेंट दे दिया। सेल्टर अपॉइंटमेंट मतलब क्या है, फौज के अलावा जो एक्स्ट्रा सुविधाजनक काम होते हैं उसको सेल्टर अपॉइंटमेंट में काउंट करते हैं। तो मैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत है, पहाड़ी इलाका से एक हल्द्वानी प्लेन एरिया है, वहाँ पर 500 एकड़ का ज़मीन गवर्नमेंट ने हमारी रेजिमेंट को अलॉट कर रखी है। उसमें खेती होती है, गन्ना उगता है, भैंसें पाली जाती है, गाय पाली जाती हैं, मछली फार्म है। तो मुझे उसको डेयरी इंचार्ज बना दिया, गाय और भैंसों की देखभाल करने का सुपरविज़न दे दिया। मैंने लगभग 1.5 साल तक वहाँ उन गाय और भैंसों का सुपरविज़न किया, डेयरी व्यवस्था चलाई, दूध का उत्पादन किया और अपना काम इस तरह बदली किया।
सैनिक के होते हुए मुझे डेयरी उत्पादन करना पड़ा। सेना में सोल्जर को सिखाया जाता है एक गोली के साथ एक दुश्मन खत्म होना चाहिए, ये ट्रेनिंग का मेन मुद्दा है। सिविल का अनुभव है मीठा बोलो काम निकालो। अगर आप मीठा नहीं बोलोगे तो सिविल पब्लिक काम नहीं करेगी, आपको जूते मारने से अलावा पीछे से गालियाँ देगी। तो जो जीवन का अनुभव का अंदर क्या है, संघर्ष करो, लड़ाई जीवो, जीवन को निरर्थक मत जानो। जो आदमी जीवन को बचे हुए को निखर्च कर देता है वो डिसेबिलिटी में काउंट नहीं होता है। मजबूती से रहो, मजबूती से काम करो और मजबूती से करके दिखाओ संसार को कि आदमी, जब कोई आदमी डिसेबल पर्वत चढ़ता है, हिमालय फतेह करता है, अगर वो डिसेबल होकर फतेह नहीं कर घर पे बैठ जाएगा तो उसका नाम कैसे आएगा। तो इस संघर्ष के साथ जीवन जीना है, डिसेबिलिटी को माइंड नहीं करना है, डिसेबिलिटी को वैसे ही रखना है जिस तरह फिर गुण दे दी, ले ली, इस्तेमाल कर ली, काम फिट हो। इन्होंने देखा कि मेरे फेफड़े में खराबी आ चुकी है, मुझे काफ़ी बुलेट लगे थे, क्योंकि फेफड़े में उन्होंने उसके इलाज के लिए मुझे पूना भेज दिया। पूना में मैं सीटी कार्डियोथोरेसिस सेंटर में एडमिट हो गया था। वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर थी उसने मेरी केस शीट पढ़ी, तो उसने मेरे से आके पूछा कि आप जानते हो आपको किसने बचाया था, आपको किसी उस समय मदद किसने की थी। तो मैं कहा मैं तो नहीं जानता, मुझे आप मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, मैंने पहचाना ही नहीं, ना मैं देख सकता था। तो उसने कहा अगर मैं कहूँ मैं हूँ, तो मैंने कहा तो मैं मान लूँगा, और मेरे पास ऑप्शन ही क्या थी भाई, मैं तो मानना पड़ा मुझे, मैंने मान लिया। फिर ऐसे बात करती रही तो एक दिन मैं इनके कमरे में इनके लिए कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे, मेरी सीनियर मैडम आई, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव बना के पीएम को जाकर रिपोर्ट कर दिया। पीएम ने मेरे को बुलाया था, उस टाइम क्योंकि जस्ट 3-4 साल सर्विस हुई थी, उन्होंने इतना डांटा था, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं रोते हुए आए तो इन्होंने सामने देख लिया मेरे को। वहीं पर उन्होंने बोला तो अपने पीएम को जाकर बता दो मैं आपसे शादी करूँगा। वहाँ उस टाइम मैंने तो इतनी सीरियस लिया नहीं, मैंने सोचा सारे लड़के बोल देते हैं मैं ऐसे होता है, रियल बात तो यही है। तब मेरा पोस्टिंग दिल्ली में आ गई। दिल्ली में आने के बाद ये वहाँ पे थे कैप्टन महाजन। उसके बाद इनके सिस्टर आई थी, इनके सिस्टर मेरी सहेली बन गए, उसके साथ उनके घर भी जाती थी, करोल बाग शॉपिंग के लिए भी जाती थी, सारे होता था। एक दिन मेरे इनके सिस्टर ने मेरे से आकर पूछा, चंद्रा मेरे फादर चाहते हैं तुम मेरे ब्रदर से शादी कर लो। मैंने बोला ये कैसे, किसका आइडिया है। कहते मेरे फादर ने बोला इस लड़की से पूछो नरेंद्र से शादी करेगी। मैंने उनको बोला लड़की कर्नाटका की है, आप पंजाबी है। मेरे फादर ने बोला मैं अपने रिश्तेदार की परवाह नहीं करूँगा, तुम अपने पेरेंट्स से पूछ के बता दो। मेरा एक्चुअल नाम पेरेंट्स ने रखा था चंद्रा, बट शादी के बाद मैं हो गई मिसेस नमिता महाजन। अब मैं मिसेस नमिता महाजन हूँ। आज मैं जो सच्चाई है बोला हूँ कि अगर मैं काफ़ी हद तक जिंदा हूँ या काफ़ी हद तक मुझे भगवान की मेहर है और लोगों की दुआएं हैं, पर उसके साथ मेरी बीवी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने क्या बचाया है तो भगवान ने बचाया इनको। शहीदों की शहादत को हम हमेशा याद रखते हैं। सीने पर गोली खाने वाले शहीदों की शौर्य गाथाएं खूब सुनाई जाती है, लेकिन उन कहानियों को कहीं दफन कर दिया जाता है, जिसमें किसी सिपाही ने अपने पैरों पर गोली खाई है तो किसी ने अपने हाथ पर, और शारीरिक अपंगता ने उन्हें हमेशा के लिए सेना से दूर कर दिया है। लेकिन शहीदों की ही तरह इन वॉर वेटरन्स की भी मिसालें दी जानी चाहिए, जिन्होंने जंग में दुश्मनों की गोलियां खाकर भी अपने पांव पीछे नहीं खींचे। जंग में बचे इन वॉर वेटरन्स को अनकट का सलाम। Uncut celebrates these bonds with India and brings to you the stories of India's brave hearts. Powered by Bonds India, India's first SEBI-registered OBPP platform. Safe and secured investments, transactions via NSE BSE.